जय हिंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A liquid remains hot or cold for a long time in thermos flask because there is no loss or gain of heat by। तो थर्मस फ्लास्क जो होता है उसमें लिक्विड जो होता है वो हॉट होगा तो हॉट रहेगा और कोल्ड होगा तो कोल्ड रहेगा। तो उसका क्या रीज़न क्या है, क्या उसमें मैकेनिज़्म काम करता है। तो लॉस और गेन नहीं होता है, जस्ट हीट जो होती है वो क्या नहीं करती है, कंडक्शन कन्वेक्शन बोथ एंड बी इन एन अबव। तो कोई भी थर्मस फ्लास्क होगा तो आप देखोगे तो उस पर एक कॉर्क लगा होगा और यहाँ पे इस पर क्या होता है कि डबल लेयर्ड होती है स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये लेयर्ड जो होती है और एक ये लेयर होती है, इनके बीच में गैप होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एयर होती है, आप मान सकते हो। अब क्या होता है कि यहाँ पे मेटल का होता है, ये भी मेटल का होता है। अंदर वाली बॉडी जो होती है मेटेलिक बॉडी की हो सकती है, या तो मेटल के इस सरफेस की आउटर सरफेस, इस सरफेस के आउटर पार्ट और इस सरफेस का इनर पार्ट, ठीक है। ये बीच वाला दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों सिल्वर पेंटेड होता है, जिससे क्या होता है कि रेडिएशन को ये रोक देता है। तो रेडिएशन को रोक देगा, कन्वेक्शन को कैसे रोकेगा और कंडक्शन कैसे रोकेगा। तो आप देख सकते हो कि ये अगर मेटल की, इधर मेटल की है और बीच में एयर है तो फिर कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? कंडक्शन तभी पॉसिबल है जब कोई बॉडी जो होती है, जैसे मान लो एक मेटल है तो मेटल का ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल ये है, तो अगर ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा अपनी जगह पे तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई मॉलिक्यूल इस तरह का प्रेजेंट नहीं है सॉलिड में, तो ये क्योंकि सॉलिड पार्ट नहीं बीच वाला, ठीक। तो कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, रेडिएशन भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बता दिया रीजन, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम की कोटिंग हो जाती है। और इसके बाद आप देख सकते हो कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के लिए क्या होता है, कन्वेक्शन के लिए हमें एक कोई मटेरियल जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इधर से मॉलिक्यूल जो मान लो ये है, तो ये मॉलिक्यूल घूम करके या ऐसे चल करके इधर आएगा, इसकी जगह लेगा, ये आगे चल के इधर लेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कन्वेक्शन। ये भी से पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो अ लिक्विड रिमेन हॉट और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ थर्मस फ्लास्क बिकॉज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब थर्मस के स्ट्रक्चर को देख लो। थर्मस फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल resting on a cork inside a metal or plastic case, वही है। So the insulating stopper or cork at the top minimize heat loss by convection। तो जो टॉप में लगा होता है, इसका कॉर्क लगा होता है, बताया आपको हमने यहाँ पे, ये कन्वेक्शन को रोकता है, ठीक। और यहाँ पे जो लेयर्ड होती है और यहाँ लेयर में जो आपकी जो कोटिंग होती है, सिल्वर्ड कोटिंग होती है, ठीक, ये आपको किसको रोकता है, रेडिएशन को रोकता है। और सिंस यहाँ पे क्या है कि ये बीच में एक तरीके से डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो वैक्यूम है, तब वैक्यूम में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन तीनों नहीं होती है, ठीक। थर्मस फ्लास्क जो इन्वेंटेड किया था सर जेम्स डीवर 1892 में किया था, ठीक। ध्यान देना, पूछ सकता है सवाल ये। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी बोथ एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड थायराइड। तो इसका आंसर पैनक्रियाज होगा। आपको बता देता हूँ इनके रख सकते हो पॉइंट्स हैं। पैनक्रियाज और लीवर जो होती हैं, ये दोनों आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती हैं। सो आप कैसे करेंगी, एंडोक्राइन की तरह देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कोई भी ग्लैंड अगर देखो, फंक्शनिंग ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड में कैसा काम करेगी, तो पैनक्रियाज क्या करेगी, रिलीज करेगी एंजाइम को। और एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन्स लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, और जो भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, उसमें आपका प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो क्या करेगा वो एंजाइम जो होता है इनको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक्सोक्राइन की तरह काम करेगा। और एंडोक्राइन में क्या होता है आपका, ये पैनक्रियाज जो होता है सिक्रेट करेगा हार्मोन्स और इंसुलिन को, है ना। हार्मोन्स एक इंसुलिन होता है जो पैनक्रियाज रिलीज करता है, ठीक है। तो और क्या करेगा, ये कन्वर्ट किसको करेगा, ग्लूकाजन दैट कंट्रोल ब्लड शुगर, है ना। तो जो भी ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज का जो कन्वर्जन है वो ग्लूकाजन में कर देगा, ठीक है। और ग्लूकाजन जो होता है हमारा, ये लीवर में स्टोर हो जाता है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको। तो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की तरह काम करता है। और जो बाकी आपकी जो एड्रिनल थायराइड्स हो गई और पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई, ये आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती, दे ओनली सीक्रेट द हार्मोन्स। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल्स कंटेन कैल्शियम। सो कौन सा इसमें से मटेरियल कैल्शियम कंटेन करता है, चाइना क्ले, कोरंडम, जिप्सम एंड टॉक। सो द आंसर इज जिप्सम, राइट, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज हियर कैल्शियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला था कैल्शियम सल्फेट
और हेमीहाइड्रेट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसमें देखो कैल्शियम कंटेन कर रहा है, ठीक, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सो जिप्सम कंटेन कैल्शियम, जिप्सम इज केमिकली नोन एज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, सॉरी नॉट हेमीहाइड्रेट, 10 मिनट यार। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। जिप्सम का फॉर्मूला जो होगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2H2O मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक। ये जिप्सम को जब हीट करोगे, है ना, तो हीट करने से क्या होता है कि इसका वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो जाता है हाफ। तो 2 है जैसे, तो इसका 1.5 वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O बनेगा, हाफ H2O, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O इज द जिप्सम, इन कैल्शियम सल्फेट CSO4 हाफ H2O इज द जिप्सम, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, चाक, प्लास्टर, बोर्ड्स बनाने में, फर्टिलाइज़र में करते हैं। नेक्स्ट, चाइना क्ले, इसको बोलते हैं हम लोग काओलिनाइट। काओलिनाइट इज ऑल्सो नोन एज चाइना क्ले। वाई काओलिनाइट, इसका नेम जो है वो चाइना की एक हिल है काओलिंग, उसके नाम पे रखा गया है। इसका केमिकल कंपोजिशन होता है Al2SiO5OH4। तो देखो चाइना क्ले में एल्युमिनियम है और सिलिकॉन है, इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है। अगर पूछ सकता है क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो एल्युमिनियम प्रेजेंट होगा और सिलिका प्रेजेंट होगा, ठीक। इसका यूज क्या है, पेपर बनाने में, पेंट बनाने में, रबड़ बनाने में। नेक्स्ट चीज़ कोरोनंडम। सो कोरोनंडम जो है वो आपका एल्युमिना का ऑक्साइड होता है, Al2O3 जो है आपका है एल्युमिना का ऑक्साइड है। सो हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसकी होती है, ठीक है। इसको ये एल्युमिनियम का एक्चुअली क्या है, ओर है, Al2O3 इसको ये बोलते हैं, इसको बॉक्साइड भी बोलते हैं, बॉक्साइड Al2O3, ठीक। तो ये एक्सट्रीम हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल बियरिंग बनाने में, स्क्रैच रेजिस्टेंस विंडो है जिसमें स्क्रैच नहीं पड़ता है, उस तरह की विंडो बनाने में काम आती है, सर्किट बोर्ड बनाने में काम आती है, ठीक। टॉक जो है ये क्ले मिनरल्स है, किसका है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट का होता है। जैसे मैग्नीशियम होता है टॉक में और सिलिका होता है, ठीक। इसमें ऊपर वाले चाइना क्ले में क्या होता है, एल्युमिनियम होता है और सिलिका होता है। कोरंडम में क्या होता है, Al2O3। तो इसका फॉर्मूला है, इसको एक और नाम देते हैं सोप स्टोन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच बिलो इज नोन एज द सोप स्टोन, सो द आंसर इज टॉक। या टॉक स्टोन इज ऑल्सो नोन एज, ऐसे पूछ सकता है। और या पूछ सकता है टॉक स्टोन कंसिस्ट ऑफ व्हाट एलिमेंट्स, सो मैग्नीशियम एंड सिलिका, ठीक। नेक्स्ट, which one of the following is not correctly matched? Substances given, uses given है, silver bromide artificial photosynthesis, silver iodide artificial rain, lithium bicarbonate treatment of rheumatisms, milk of magnesia antacid। तो एक चीज़ बताऊँ आपको, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और एक होता है सोडियम थायोसल्फेट, इसको आप लिख लो, राइट। सिल्वर आयोडाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर एंड नेक्स्ट इज सोडियम थायोसल्फेट। ये तीनों जो होती हैं इसका काम क्या होता है, आर्टिफिशियल रेन। सिल्वर आयोडाइड बिल्कुल आर्टिफिशियल रेन कराएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का जो काम है, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड का जो काम है वो आपकी फोटोग्राफी में होता है। किसमें होता है, फोटोग्राफी में होता है। और एक और सब्सटेंस जिसको फोटोग्राफी में केमिकल यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ भी फोटोग्राफी में करते हैं। सो सिल्वर ब्रोमाइड जो है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के काम नहीं आता है, सो यही करेक्टली मैच नहीं है। बाकी सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन कराने में आता है, लिथियम बाइकार्बोनेट ट्रीटमेंट ऑफ द रिह्यूमेटिज्म में आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड होता है, ठीक। नेक्स्ट, फोटोग्राफी, राइट। नेक्स्ट इज तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। सो इसमें फिनॉल एंड फ्लोनाइड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होता है, फिनॉल एंड फ्लोनाइड्स होते हैं। सो फ्लोनाइड्स और क्या होते हैं, सैपोनिन्स, ग्लाइकोसाइड, terpenoids, fatty acid and phenol are the present in tulsi leaf extract, ठीक। नेक्स्ट, what are the true about the ecosystem? ecosystem के about क्या चीज़ true है, primary consumer are least dependent upon producer, primary consumer are outnumber producer more than primary consumer, and secondary consumer are the largest and most powerful।
सो देखो अपना जो इकोसिस्टम होता है उसमें आपके पहले क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर के बाद आपके कहाँ पे ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी होते हैं कंज्यूमर, टर्जरी कंज्यूमर होते हैं, इसके बाद डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, दिस इज अ डिकम्पोजर। सो ये जो प्रोड्यूसर्स आपके हैं ये हमेशा ज़्यादा होते हैं, मोर होते हैं किससे, प्राइमरी कंज्यूमर से। ठीक, और प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं ये वाले, ये आपके कैसे होते हैं, इट इज़ अ हार्बीवोरस और कार्निवोरस। यस ऑब्वियसली हार्बीवोरस बिकॉज प्लांट्स को और कौन खाएगा, ग्रीन प्लांट्स हैं या कोई प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स तो एक तरीके से क्या हैं, वो तो ऑर्गेनिक से चीज़ों से बने हैं ना, तो दे आर व्हाट, दे आर हार्बीवोरस, राइट, हर्ब्स को खाते हैं तो हार्बीवोरस हो जाएंगे। सो प्रोड्यूसर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज द explanation. Next question, with reference to eutrophication which of the following statement is are correct? एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यूट्रोफिकेशन। ये आज के क्लाइमेट चेंज और आज के जो हमारे जो इकोलॉजिकल सिस्टम है जो डिसबैलेंस हो रही है, दिस इज़ वन ऑफ द कॉज, राइट। सो इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी। मतलब एक तरीका है, एक फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि जो वाटर बॉडी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाता है। इट डिप्लेट्स डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर, मतलब ये डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में होती है उसको रिड्यूस करती है। सो कोट्स है 1 2 बोथ 1 एंड 2 नीदर 1 एंड 2। सो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, बोथ 1 एंड 2 होगा। आपको बताता हूँ क्या होता है पहले यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई तालाब है, कोई वाटर बॉडी है, तो जो उसके आसपास जो हमारी लैंड सरफेस होगी उस पर क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, यूरिया, DAP, लाइक ऐसे, राइट, पोटास समथिंग। सो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जब रेन होती है तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं उस सॉइल से वो फ्लो हो जाते हैं, ठीक है, पानी के साथ बह के आती हैं, और इससे पानी के साथ बहते हुए क्या होती है वाटर बॉडी में मिक्स हो जाती हैं। तो वाटर बॉडी में जैसे ही मिक्स होता है वो फर्टिलाइजर, तो वहाँ पे क्या होता है न्यूट्रिशन देता है उसको, बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू पहुँच जाती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत एल्गा हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट तो वाटर बॉडी का हो जाता है। फिर उससे क्या होता है कि वहाँ पे एक लेयर्ड क्रिएट हो जाती है, जैसे आप देखो यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर सरफेस रन ऑफ, लैंड ड्रेनेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस वाटर बॉडी लीड्स टू रैपिड न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट इन अ वाटर बॉडी। सो ये एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट वाटर बॉडी इनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ एल्गा, ठीक है, और ये आपका फाइटोप्लैंटन एंड एक्वेटिक प्लांट्स। तो क्या होगा, सरफेस के ऊपर बहुत सारे आपके फाइटोप्लैंटन्स जो क्रिएट हो जाएंगे, एल्गा क्रिएट हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि इससे ये हुआ कि अब क्या होगा, मान लो सरफेस है वाटर की, तो ये सनलाइट को ब्रेक करेगा, सनलाइट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत सारे एल्गा क्रिएट हो चुके हैं। एल्गा क्रिएट होने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा। तो जो नीचे हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी। जब सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी तो अपना फूड नहीं बना पाएंगे। जब फूड नहीं बना पाएंगे तो क्या हुआ कि वो डेड होने लगेंगे, मरने लगेंगे, ठीक। तो उससे क्या होता है, जब मरने लगेंगे तो इनको खाने कोई ना कोई चाहिए, तो बहुत सारे और इनके साथ में क्या होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको इनको फीड करेंगी। लेकिन जैसे ही फीड करेंगी तो उनको ऑक्सीजन की भी नीड होगी, ठीक। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, वो ऑक्सीजन आपकी पानी में जो घुली होगी ऑक्सीजन उसी से आएगी। तो उससे क्या होगा कि जब ये प्रोसेस होगा तो उनको ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होगी। मतलब अगर वो किसी डेड बॉडी को खाएंगे, किसी डिकिंग चीज़ को खाएंगे, तो उनको मान लो 1 यूनिट खाते हैं तो उनको 1 यूनिट ही ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी। धीरे धीरे क्या होगा कि वाटर में ऑक्सीजन की जो यूनिट्स होंगी वो कम होने लगेंगी। तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, जिसको BOD बोलते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कह सकते हो सीधा कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, ठीक। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो होगा वो डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट, बावल ट्री मतलब बबूल ट्रीज को हिंदी में बोलते हैं, शुड बी प्लांटेड एंड यूज्ड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल। सो ये काम आता है एक्चुअली क्या, ये कंट्रोल करता है किसको, एयर पॉल्यूशन को, ठीक। सो स्पीसीज ऑफ ट्री सच एज बावल और बबूल, इसका आपका साइंटिफिक नेम है एकासिया निलोटिका, विच आर लीस्ट स्मोकी, शुड बी प्लांटेड एंड यूज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज विच आर फॉलोइंग। तो जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, राइट।
तो क्या क्या इफेक्ट डाल रहा है ह्यूमन बॉडी की लाइफ में। तो कैटरैक्ट इन आइज लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट, लंग इन्फेक्शन। तो आप पहले समझो कि ओजोन लेयर में होता क्या है। ओजोन लेयर जो होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको आने से पृथ्वी में रोकता है, ठीक। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की होती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे आँखों में बहुत ज़्यादा, अगर आँखों में डायरेक्टली जाएगी तो उस पर कैटरैक्ट होने का डर होगा, ठीक, ब्लाइंडनेस हो जाएगी उससे। यस, प्रोडक्टिविटी फॉरेस्ट की रिड्यूस हो जाती है, लंग इन्फेक्शन होता है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं। तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर परमिट पासेस ऑफ यूवी रेडिएशन ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर विच कॉजेज सनबर्न, कैटरैक्ट इन आई लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अकर ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन। तो इसमें सारे ही करेक्ट होंगे, ठीक। नेक्स्ट, द प्रोटोकॉल विच डिसाइडेड टू कम्प्लीटली फेज आउट CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सी ऐसी कमेटी है, कौन सी ऐसी मीटिंग हुई जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि कम्प्लीटली फेज आउट करना, ख़त्म करना है किसको, CFC को। तो कार्टागेना प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल। सारे चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, कन्वेंशन है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी और इनका क्या एम था, इन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव था इनका, ठीक। चलते हैं और प्रोटोकॉल के बारे में सब पढ़ते हैं पहले। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज अमेंडेड इन 1990 वेयर इट वाज डिसाइडेड टू कम्प्लीटली फेज आउट CFC टू प्रिवेंट ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो इसका आंसर जो होना चाहिए हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा। 1990 में क्या हुआ था कि इन्होंने डिसाइड किया कि CFC को कम्प्लीटली क्या किया जाए, फेज आउट किया जाए। क्यों? क्योंकि उससे क्या हुआ कि ओजोन लेयर जो होती है वो उसमें क्या हुआ, होल हो रहा है, राइट, डिप्लेशन हो रहा है उसका। इस तरीके से स्टॉकहोम कन्वेंशन जो था उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स था। 2001 जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसको अडॉप्ट किया गया और ये फोर्स में कब आया, 2004 में ये अप्लाई हो गया, इम्प्लीमेंट हुआ आप कह सकते हो। नेक्स्ट इज वियना कन्वेंशन। इट इज़ अ कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन, विनय कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक अमेंडमेंट अगेन था। उसका भी ऑब्जेक्टिव यही था, ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करना। 1985 में अडॉप्ट किया गया और 1988 में ये फोर्स में आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इज क्योटो प्रोटोकॉल। ध्यान देना आप, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना प्रोटोकॉल्स आर यूज टू कंट्रोल दी ओजोन लेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, राइट। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन जो है ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करने के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस, क्या होती है ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, NO2 होती है, मीथेन होती है, आगे देखेंगे सारे, ठीक। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। कब अडॉप्ट किया गया, 1997 में, लेकिन फोर्स में कब आया, 2005 में। नेक्स्ट UNFCCC, सो यूनाइटेड नेशन, इसका एक फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए पहली चीज़। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, राइट। सो ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है कुछ कंट्रियों के बीच में। किसको कम्बाइट करना है, क्लाइमेट चेंज को कम्बाइट करना है, मिटिगेशन एफर्ट्स करने हैं इसको रोकने के लिए, और ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉज है। कब हुआ था ये, 1992 में हुआ था। कब फोर्स में आया, 1994 में फोर्स में आया। और आपको मैं बता दूं कि UNFCCC जो है, UNFCCC या C3 जिसको आप बोल सकते हो, ये रियो समिट का ही एक क्या है, एजेंडा है। सो इट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इट वाज हेल्ड 1992 एट रियो डी जेनेरियो। तो ये UNFCCC जो है ये रियो समिट के साथ ही हुआ। नेक्स्ट UNCCD, फुल फॉर्म पहले पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो आजकल क्या हुआ कि लैंड जो होती है उसकी, लैंड में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो फ्लोड आउट होते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिजर्टिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए, कम्बाइट करने के लिए एक UNCCD बनाया गया जो कि अडॉप्ट हुआ था 1994 में और 1996 में फोर्स में आया था। नेक्स्ट इज मिनमाता कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट, इसमें आपसे ये पूछ सकेगा कि मिनमाता कन्वेंशन जो है
वो किसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। तो एक्चुअली ये जो हमारी एडवर्स कंडीशन, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है किसका, मरकरी लेवल का, तो मरकरी के एडवर्स इफेक्ट को रोकने के लिए मिनमाता कन्वेंशन ट्रीटी हुई, जिसको अडॉप्ट किया गया 2013 में और 2017 में फोर्स में आया था। इन द लास्ट वन रामसर कन्वेंशन। रामसर एक प्लेस है ईरान में, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि रामसर 1971 में ये रेटिफाई, मतलब एक तरीके से अडॉप्ट किया गया था। और किसके लिए बनाया गया था, ये वेटलैंड को एक तरीके से कंजर्व करने के लिए, उसको और प्रोलिफरेट करने के लिए, या आप कह सकते हो उसके विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, उसके देख रेख करने के लिए वेटलैंड के लिए कन्वेंशन एक बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि रामसर साइट डिसाइड की जाती हैं। जैसे इंडिया में टोटल रामसर साइट जो है वो कितनी है, दे आर 42। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा रामसर साइट इंडिया में किस स्टेट पर है, पूछ सकता है आपसे। तो यूपी में है, कितनी है, 8 है। तो ये रामसर साइट्स हो गई, ठीक। नेक्स्ट, जब फॉलोइंग इज आर नॉट ग्रीन गैस हाउस गैसेस, पूछा है कसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो इसको तो आपको याद बिल्कुल होना चाहिए। आपको पहले बता देता हूँ कौन कौन सी गैसें होती हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CS4, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, वाटर वेपर एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग द आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। देखो जैसे क्या होता है कि अर्थ सरफेस है, तो यहाँ से जब सनलाइट्स आती हैं तो ये रेडिएशन वापस जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, एक तरीके से इसको रिफ्लेक्ट करती हैं। रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये ट्रैप हो जाती हैं। ट्रैप क्यों हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सारी गैसेज होती हैं, तो ये गैस के मॉलिक्यूल इन हीट को ट्रैप कर लेते हैं। हीट को ट्रैप करने से क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है वो और हीट होने लगता है। दिस इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यस, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, ध्यान देना, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक सल्फर डाइऑक्साइड आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि SO2 जो है और NO2 जो है ये आपकी क्या है, ये जब वाटर के साथ में मिक्स हो जाती हैं तो ये बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनता है नाइट्रिक एसिड। तो दोनों क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। तो ध्यान देना, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेस बट दे आर दी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द व्हाट, एसिड रेन। ओके, नेक्स्ट। सो इसका आंसर क्या होगा, 1 and 2। तो इसने पूछा नॉट ग्रीन, तो नॉट मतलब ओनली 3 ऑप्शन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, ओके, सो दिस इज लास्ट वन। सो दीज आर दी सम 30 क्वेश्चंस विच आई डिस्कस्ड। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के लिए हम आगे नेक्स्ट क्लास के लिए करेंगे। तो आप ये सारे UP PCS में क्वेश्चन आए हुए 2019 में, तो हो सकता है कि जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे कि RO ARO एग्ज़ाम्स हो गए या UP SSC हो गया, उनमें सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे ज़्यादातर, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस सेशन टू योर फ्रेंड्स, and thank you for watching the session and see you in the next class.